हाय गाइस। आज का वीडियो है कैन यू हैंडल योर मनी। बिकॉज आज की तारीख में पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन उसे मैनेज करना उन्हें आता ही नहीं है। आपके घर के बाहर जो खड़ा है चौकीदार, वो भी पैसा कमाता है। आपके घर में जो हाउस हेल्प आती है वो भी पैसा कमाती है, पर उन्हें इन्वेस्टिंग की जीरो नॉलेज है। हो सकता है आपको भी एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, इन सब के बारे में पता हो, लेकिन ये काम कैसे करते हैं और आपको कहाँ अपना पैसा लगाना है ये आइडिया ही ना हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो में मैंने इन्वेस्टमेंट के मेजर इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। उनको तीन कैटेगरी में बांटा है: लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क में। जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। अब इन्वेस्टमेंट में है ना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा या कितने टाइम में ग्रो करेगा। वो कैसे डिसाइड होता है? वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से पता चलता है। तो आइए एक इन्फोग्राफिक से समझते हैं। तो ये इन्फोग्राफिक्स बता रहा है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 कहता है कि अगर आप 72 को डिवाइड करेंगे अपने परसेंटेज ऑफ रिटर्न से, तो आपको मोटा मोटा आपके साल पता चल जाएंगे कितने साल में पैसा डबल होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 6% इंटरेस्ट मिल रहा है जो ज्यादातर एफडी में मिलता है। तो वो 6% को 72 डिवाइडेड बाय 6 किया हमने यहाँ पे, तो हो गया 12 साल। तो आपका पैसा 12 साल में डबल होगा, जो कि बहुत ही बेकार स्कीम है। एंड मेजरली एल्डरली लोगों के लिए बना है। जब आपको पैसा लूज नहीं करना, पैसा बचा के रखना है, आपको पैसा ग्रो करने की आपको चिंता नहीं है। बट क्योंकि मुझे लगता है ये यंग ऑडियंस ज्यादा इस वीडियो को देखेगी, तो आपको अपना पैसा ग्रो करना है, क्योंकि बुढ़ापे में यही पैसा आपके काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड समझते हैं सबसे पहले लो रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है एफडी, सेकंड नंबर पे आता है पीपीएफ, थर्ड आता है आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स और फोर्थ आता है गोल्ड। तो एफडी आप सबको पता है, हमारे माँ बाप का फेवरेट। बैंक में गए, कुछ पैसे उधर जमा करे, वो उनके पास फिक्स टाइम के लिए पड़े रहते हैं। वो आपको एक 6% का ब्याज देते रहते हैं। 1 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, जैसा आपका मन करे। तो आप उस पर 6% कमाते हैं। ये मेजरली जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते उन लोगों के लिए है। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा पीपीएफ। पीपीएफ में एक ही चक्कर है कि आपका पैसा 15 साल तक लॉक इन हो जाता है और आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए साल के डाल सकते हैं। इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है 7.1% या मैक्स टू मैक्स 8%। हर साल इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहती है। ये भी ठीक है उन लोगों के लिए जिनको रिस्क लेना नहीं है, या 15 साल तक वो लॉक इन में पड़े रह सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो ये कर रहे हैं, तो ये ठीक है उनके लिए। तीसरा आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब जानते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है। तो हमारे पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इस तरीके से बना हुआ है कि हर किसी को काम करने के लिए ना उधार लेना पड़ता है। तो जैसे देश की सरकार आपसे उधार लेगी, कैसे? वो एक बॉन्ड इशू करेगी कि आप वो बॉन्ड, वो पेपर खरीदिए सरकार से, और सरकार उस बॉन्ड जितने, जैसे आपने 10 लाख का बॉन्ड खरीदा, सरकार उस पर एक टेन्योर लिखा होता है कि इतने टेन्योर तक आपको इतना परसेंट ब्याज देती रहेगी। सरकार उस पैसे को यूज करेगी केपेक्स के लिए। केपेक्स होता है हाईवे बनाने, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। केपेक्स में बेसिकली हाईवे बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो। वो जो रेवेन्यू स्ट्रीम से सरकार कमाएगी, उसी से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार आपको देती रहेगी। तो ये होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी सेफ माने जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी देश की डूबना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट तो कभी डूबेगी ही नहीं। ठीक है। अब ये सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम चांसेस होते हैं डूबने के लिए। पर ये एफडी से भी सेफ है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि एफडी में आरबीआई की रूल्स हैं कि 5 लाख तक ही आपका पैसा सेव है। अगर बैंक डूब जाता है तो 5 लाख के ऊपर की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी एफडी के पैसे आपको मिलेंगे। आपने 10 लाख की एफडी कर रखी है तो इंश्योरेंस आपके पास सिर्फ 5 लाख का ही है, तो उसके ऊपर के पैसे जा भी सकते हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक इंडिया में आज तक डूबे नहीं है, कोई ना कोई बैंक उसे टेक ओवर कर लेता है। अभी रीसेंट एग्जांपल है उसका यस बैंक। यस बैंक फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा था, तो कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स ने मिलकर उसे बचा लिया।
तो प्राइवेट बैंक्स कभी डूबते नहीं है, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक डूबे हैं इस देश में, यही चक्कर है। और चौथा इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड। गोल्ड, अब इधर मैं ट्रेडिशनल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सिल्वर कॉइन, ये गोल्ड कॉइन खरीद लें या गोल्ड बार खरीद लें या ज्वेलरी खरीद लें, वो चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ गोल्ड बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक, ई ई गोल्ड की, मतलब डिजिटल गोल्ड की। और सबसे बेस्ट माध्यम है उसका गोल्ड ईटीएफ। अब गोल्ड ईटीएफ में आपको पैसा इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो गोल्ड थोड़ा सा उसके अगेंस्ट हेज हो जाता है, मतलब वो परफॉर्म करता है, या वो इतना स्टेबल है, इतने सालों से गोल्ड चला आ रहा है कि गोल्ड सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। दुनिया भर के रिजर्व बैंक गोल्ड पे रिलाय करते हैं। चाइना, इंडिया, अमेरिका, सब लोग गोल्ड पे रिलाय करते हैं। इनफैक्ट 1970 तक तो आप उतना ही पैसा छाप सकते थे जितना आपके पास, कंट्री के पास गोल्ड है। डॉलर लिंक था गोल्ड के अगेंस्ट, पेग था मतलब उसके अगेंस्ट। वो तो निक्सन साहब आए, उन्होंने सब चेंज कर दिया कॉन्सेप्ट कि आप कितना भी पैसा छापिए, इसी की वजह से इन्फ्लेशन अंधाधुंध बढ़ता चला गया। तो ये हो गए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, चार हो गए: एफ डी, पीपीएफ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड। अब आ जाते हैं अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल की तरफ, जो कि है मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या ऑप्शंस। तो मीडियम रिस्क में मैंने दो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड किए हैं मेजरली, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड और दूसरा है रियल एस्टेट। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए समझाया है, जब प्राइवेट कंपनियों को पैसा चाहिए होता है तो वो कैपिटल मार्केट में ना जाके आम आदमी के पास आ जाती है, अपने बॉन्ड्स इशू करती है कि आप ये बॉन्ड खरीद लीजिए इतने टाइम के लिए, इतने पैसे पे हम आपको इतना इतना परसेंट इंटरेस्ट देते रहेंगे। ठीक है। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड में एक चक्कर होता है कि इनकी है ना, ये क्योंकि हैं तो प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड, प्राइवेट कंपनी कभी भी भाग सकती हैं, डूब सकती हैं। तो इसमें एक चीज देखनी होती है कि इनकी एक रेटिंग होती है, ट्रिपल ए प्लस, ट्रिपल बी, ऐसे एक रेटिंग होती है। जैसे क्रिसिल करके एक रेटिंग एजेंसी है, वो इनको रेटिंग देती है। जितनी बेटर रेटिंग, उतने चांसेस है कि आपका पैसा सुरक्षित है। कॉर्पोरेट बॉन्ड एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे देते हैं, कई बार 7%, 8%, 8.5%, 9%। तो ये इन्फ्लेशन तो बीट करते ही हैं। ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड जितने वॉलेटाइल नहीं है, क्योंकि आपको 8%, 9% मिल रहा है फिक्स। बस इसमें इनकी रेटिंग का मेजरली इशू रहता है कि रेटिंग आपको चेक करनी है एंड देखना है, पढ़ना है उनके बारे में कि क्या ये ठीक है या नहीं। तो ये हो गए कॉर्पोरेट बॉन्ड। सेकंड आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आप लोगों ने अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि गुड़गांव की ये वाली जमीन ले ली होती तो आज हम अमीर बन गए होते, पर किसी ने ली नहीं है। अब रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसमें ना एक तो लॉ, बहुत सारा पैसा एक साथ चाहिए होता है कोई जमीन खरीदने के लिए। और रियल एस्टेट में दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक तो इसमें ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी है जब आप अंडर डेवलप्ड एरिया में ले लेते हो जमीन। अगर आपने डेवलप्ड एरिया में ले लिया है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है 3% से 6% के बीच में। एवरेज 6% है इंडिया का, पर बड़े शहरों में उतनी बढ़ नहीं पाती। अंडर डेवलप्ड एरिया में यही है कि पता नहीं चला आपने जमीन खरीद ली, वहां 15 साल तक कोई और आदमी नहीं पहुंच रहा है, आपने पैसा लगा रखा है, वहां इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट कंपनियां पहुंच नहीं रही, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही एवरेज हो जाता है। एंड इतना बड़ा पैसा लगा के लॉक इन करना कोई बहुत सही इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता मुझे। और दूसरा इसमें क्या इशू है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में एक और इशू ये है कि इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि सपोज करो अगर आपने फ्लैट ले लिया, फ्लैट तो वैसे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, पर अगर आपने फ्लैट ले भी लिया अगर आपके बजट में या लोन लेके, तो फ्लैट में ये जरूरी नहीं है एनसीआर में कि वो डिलीवर भी होगा। पता चला बिल्डर डूब गया, बिल्डर ने अपनी एनसीएलटी में बैंक्रप्सी पिटिशन फाइल कर रखी है, आप अपना ईएमआई भी दे रहे हैं जिस वो घर खरीदने के लिए, जिधर रह रहे हैं अभी रेंट पे, उसका रेंट भी दे रहे हैं, तो आप पे डबल बर्डन आ गया और आपने कोई टेक्निकली कोई एसेट बनाया ही नहीं। तो ये चक्कर है रियल एस्टेट के साथ। तो ये हो गए हमारे मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब आ जाते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो उसमें सबसे पहला आता है स्टॉक्स, सेकंड आता है म्यूचुअल फंड्स, थर्ड आता है पीएमएस या एआईएफ, और चौथा आता है क्रिप्टो। तो अब स्टॉक्स आपने सुना होगा कि स्टॉक्स स्टॉक्स में पैसा लगाओ, स्टॉक्स में पैसा लगाओ, बहुत पैसा बनता है, ये बनता है। तो स्टॉक्स बेसिकली है क्या?
तो स्टॉक्स होता है कंपनी के शेयर्स। अब जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, जब वो पहली बार पब्लिक जाती है मतलब वो शेयर बाजार में अपने आप को लिस्ट कराती है, एनएससी और बीएससी पे सेबी की गाइडलाइंस के उस तहत अपने आप को लिस्ट कराती है। तो जो मालिक होता है, जो प्रमोटर होता है, उसको अपने 25% शेयर डाइल्यूट करने होते हैं मिनिमम। तो 75% अभी भी मालिक वही है कंपनी का, तो सारे मैनेजमेंट कॉल्स वही लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं। तो जो 25% जो शेयर डाइल्यूट किए वो मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में आप खरीद सकते हैं उनके शेयर डीमैट अकाउंट से। तो इससे क्या होता है, अगर जब कंपनी शेयर बाजार पे लिस्ट हो जाती है तो उनको हर साल 4 बार अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने होते हैं कि इस क्वार्टर में हमने क्या परफॉर्म किया, हम आगे पैसा कैसे यूज करने वाले हैं और हम क्या क्या आगे बिजनेस में देख रहे हैं। तो आपके पास डेटा बहुत आता है, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी को बहुत डेटा पब्लिश करना पड़ता है, सेबी की गाइडलाइंस है और बहुत स्क्रूटिनी में रहती हैं पब्लिक कंपनियां। क्योंकि लिस्टेड कंपनी का इतना डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप अपने लिए एक अच्छा शेयर खरीद सकते हैं और आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। शेयर्स का एक और बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब कंपनियां प्रॉफिट करती हैं ना तो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, तो शेयर प्राइस तो बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस आपको एक डिविडेंड भी मिलता है साल का। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां जो डिविडेंड देती हैं, तो आपका शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस डिविडेंड आपको अलग से मिलता रहेगा, आप उस डिविडेंड को फिर से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो शेयर बाजार में 12% से 15% के बीच में रिटर्न निकालना ड्यूरिंग स्पैन ऑफ 10 ईयर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर 12% रिटर्न आता है तो आपका पैसा रूल ऑफ 72 के हिसाब से सिर्फ 6 साल में डबल हो जाता है, जो कि एफडी में 12 साल में डबल होता है। तो आप कितना बाउंड आगे चले गए आप खुद सोच लीजिए। अब आते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो भी आपका पैसा मेजरली शेयर बाजार में ही लगाता है, पर इसमें आपको बस उनको एसआईपी के माध्यम से, मतलब हर महीने कुछ कुछ पैसे करके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत कुछ कुछ पैसे वो देने। 50 लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उनकी टीम होती है डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स की, वो पढ़ते हैं शेयर्स, वो एनालाइज करते हैं, वो आपका पैसा लगाते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ यूनिट्स दे देते हैं। तो शेयर बाजार बढ़ता है तो म्यूचुअल फंड बढ़ता है, शेयर बाजार घटता है तो म्यूचुअल फंड घटता है। इसमें भी 5-7 साल में आपको 12% रिटर्न आराम से मिल जाता है। ये हो गए म्यूचुअल फंड्स और शेयर। अब थर्ड है पीएमएस और एआईएफ। पीएमएस इंडिया में 1 करोड़ के ऊपर ही कर सकते हैं, मिनिमम टिकट साइज उसमें 1 करोड़ रुपए का है। ये होते हैं बड़े लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, कि आपने 1 करोड़ रुपया दिया, उसमें रोज आपके बिहाफ पे शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, रोज आपको एसएमएस आते रहेंगे। और इसकी एक मेंटेनेंस फीस या वो सर्विस फीस भी होती है। जैसे मैं 6 महीने की देता था 34,000 रुपये, मेरा 10 लाख रुपए मैनेज करते थे, बट मेरे को खास रिजल्ट निकल के नहीं आए, वही 12-13% ही मेरा एवरेज रिटर्न आ रहा था, उससे ज्यादा तो मेरा म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा था। तो पीएमएस उन लोगों के लिए है जिन्होंने म्यूचुअल फंड कर लिया है या स्टॉक्स कर लिया है, उन लोगों के लिए है ये। हम जैसे छोटे इन्वेस्टरों के लिए कोई बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं होता। और पीएमएस कई ऑल्टरनेटिव भी आ गए हैं, मतलब सेम काम करते हैं पीएमएस के, पर उसमें 10 लाख की टिकट साइज होती है। तो मेरे पास तो वैसा वाला एक इंस्ट्रूमेंट था, मैं उसे पीएमएस ही मानता था, वो पीएमएस जैसे ही एक्टिवली खरीदता बेचता था, पर 10 लाख की टिकट साइज पे था वो, मोतीलाल ओसवाल का। फिर एक होता है एसआईएफ। एसआईएफ भी म्यूचुअल फंड ही होता है, बट ये अभी एकदम रिसेंट आया है 4 महीना पहले। एसआईएफ में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स के पास है ना 25% का एग्रेसिव शॉर्ट करने का वो है, फ्रीडम है, जो म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट एक बहुत ही वैसा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास शेयर्स नहीं है फिर भी आपने बेच दिए, और जब शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी तो वो लोग खरीद लेंगे। तो क्योंकि एसआईएफ के अंदर म्यूचुअल फंड हाउस या एसआईएफ जो भी प्रोडक्ट जो मैनेज कर रहा है उसके पास ये ऑप्शन है, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये कुछ शेयर्स गिरने वाले हैं बाद में, तो आज महंगे रेट पे बेच के जो डिफरेंस होगा उससे वो पैसा बना लेंगे। तो ये भी एक चीज है। और चौथा है क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी का सब कहते हैं कि बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, यूएसडीटी ले लो, स्टेबल कॉइन ले लो। ये सब फालतू की बातें हैं। मतलब क्रिप्टो है, पर कोई भी, मैंने इतने पॉडकास्ट देखे ना, इतने समझने की कोशिश की, पर क्रिप्टो का कोई भी मुझे बता नहीं पाया प्राइस बढ़ता कैसे है घटता कैसे है। बिटकॉइन जो सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है उसका तो वो प्राइस का वो बताते हैं कि क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में 1 ही मिलियन माइन होंगे, तो उसका प्राइस वही बहुत हाई है।
इथीरियम का कुछ लोग यूज केस बताते हैं। अब क्रिप्टो में दिक्कत क्या है कि इंडिया में ये रेगुलेटेड नहीं है। सरकार आपसे टीडीएस तो ले लेती है, टैक्स भी ले लेती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इसके अगेंस्ट एडजस्ट भी नहीं करने देती, पर सरकार ने कोई रेगुलेशंस बना नहीं रखे। ये क्रिप्टो बना है इलॉन मस्क या अमीरों के लिए, जो इसे मैनिपुलेट करते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। और इंडिया में क्रिप्टो के साथ एक और दिक्कत है कि कोल्ड स्टोरेज में रखना अलाउड नहीं है। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि आपने क्रिप्टो खरीदा, जैसे क्रिप्टो एक वॉलेट में पड़ा रहता है, ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल रहता है, तो वो वहां से चोरी हो जाते हैं। जैसे आपने वजीरेक्स का सुना होगा, तो वो वहां से चोरी हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज ये होता है कि आपने क्रिप्टो खरीदा एक एक्सचेंज से और उसको एक पेन ड्राइव जैसे डिवाइस में डाउनलोड कर लिया और उसको इंटरनेट या नेटवर्क से हटा दिया, तो वो पेन ड्राइव में पड़ा है वो की डिजिटल फॉर्म में आपका क्रिप्टो। तो जब आपका रेट बढ़ जाएगा, आप उसे पेन ड्राइव जैसे डिवाइस को कोल्ड स्टोरेज कोल्ड वॉलेट को लगाएंगे एंड उसको नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे एंड फिर बेच देंगे। पर क्रिप्टो कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है और वो बढ़ेगा भी। एंड इसमें कॉन्स्पिरेसी थियोरीज चलती रहती हैं, अभी रेगुलेशंस की सब डेवलप कंट्रीज वेट ही कर रहे हैं। तो ये हो गए हाई रिस्क एसेट्स। अब इन सब चीजों में आप किस एज ब्रैकेट में पढ़ते हैं और आपको किस इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप बिल्कुल ही यंग हैं, मतलब आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आपको हायर रिस्क स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 12-13% आप आराम से रिटर्न कमा सकते हैं। और अगर बाई चांस आपका रिटर्न नीचे भी है, 5 साल मार्केट डाउन भी है, तो आपके पास बहुत टाइम है पैसा रिकवर करने का, पैसा ग्रो करने का। ठीक है। अगर आप 45 या 40 साल के हैं, तो आप कुछ पैसा पीपीएफ में रख सकते हैं, कुछ पैसा एफडी में अगर आपको रखना चाहें तो रख सकते हैं। एफडी में कोशिश करिएगा कि 1 साल से ज्यादा का खर्चा एफडी में ना रखें, उससे आगे किसी को जरूरत नहीं है। और या तो आपका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल ही जीरो है, तो फिर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाइए, एफडी करिए, बॉन्ड करिए, पीपीएफ करिए। पर इससे ग्रोथ बनती नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास कहीं भी इंडिया में घर है, तो आपको हायर रिस्क इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आप 60 साल तक काम करेंगे। और गवर्नमेंट तो पेंशन देने से रही, हो सकता है आप 50 साल में ही आपका दिमागी संतुलन खराब हो जाए या हाथ पैर चलना बंद हो जाए या कोई भी रीजन हो, आपका जॉब एआई ले जाए। तो जितना आपके पास टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, मैक्सिमम पोटेंशियल निकालिए। और ये जो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पीएमएस हैं, ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके पीछे सेबी की गाइडलाइंस है, तो एक सर्टेन अमाउंट की सिक्योरिटी भी है और पैसा भी अच्छा बनता है। एंड सबसे बड़ी बात, ये लिक्विड है, बहुत इजीली बिक जाते हैं और तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल एस्टेट के साथ। रियल एस्टेट आपने जमीन खरीद ली, अब आपको सिर्फ, आपने सपोज करो 1 करोड़ की जमीन खरीद ली है, आपको जरूरत है सिर्फ 5 लाख रुपए की, तो आप वो टुकड़ा बेचने नहीं जा सकते। और शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड के साथ चक्कर क्या है इंडिया में, क्योंकि ये टीवी स्क्रीन पे रोज दिखते रहते हैं इसके रेट और ये सब, तो लोग है ना ज्यादा पैनिक करते हैं। ज्यादा पैनिक करना नहीं है, खासकर रिश्तेदारों की तो बातें सुननी ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका रिश्तेदार बोले कि मेरे चाचा ने पैसे डुबो दिए थे, मेरे ताऊ ने वहां पैसे डुबो दिए थे, तो उनके चाचा ने ना पढ़ाई की थी, ना उनके ताऊ ने शेयर्स पढ़े थे, और उन्होंने घटिया इन्वेस्टमेंट किया था, ये समझ लीजिए आप। आपको अपना रिसर्च करना है और सबसे बेस्ट तरीका है उसमें म्यूचुअल फंड करना है। उनके पास डेडिकेटेड टीम है जिन जो करोड़ों की सैलरी उठा रही है। तो आप ऐसा समझिए, आपने एक आदमी रख रखा है जिसकी करोड़ों की फीस है और आपसे बहुत ही कम फीस ले रहा है, वो कट ही जाती है। आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऐप पे या कहीं पे भी दिखता है, उसमें उसकी फीस काट के ही दिखता है। उसके बाद भी आप 13-14% आराम से निकाल रहे हैं। तो आपको किस चीज की दिक्कत है? आप अपना पैसा 6 साल में, 5 साढ़े 5 साल में डबल कर ले रहे हैं, तो ये करना है। और ये वीडियो आप आगे शेयर करिए, खासकर महिलाओं के साथ शेयर करिए, क्योंकि सरकार ने बेटी पढ़ा भी ली, बेटी बचा भी ली, पर बेटी पढ़ भी गई, बेटी बच भी गई, अब क्या? अब वो पैसा भी कमा रही है, लेकिन वो प्रताड़ित भी है इस देश में। एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि लड़कियां, महिलाएं ना पैसा तो कमा रही हैं, लेकिन उन्हें अपने पैसे का चार्ज लेना आता नहीं है। वो अपना पैसा हैंडल नहीं करती, या तो उनके फादर उनके लिए हैंडल कर रहे हैं, उनका ब्रदर हैंडल कर रहा है, या उनके हस्बैंड हैंडल कर रहे हैं। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्या हो जाता है कि पैसा आपका था पर आपको पता ही नहीं है आप उसके साथ, उस पैसे के साथ क्या दिक्कत है।
तो महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें ये बेसिक टूल्स पता होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स, ताकि वो अपना पैसा खुद मैनेज कर सकें। आप प्रियंका चोपड़ा का एग्जांपल देखिए, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी तो वो हॉलीवुड चली गई उठ के। करण जौहर ने उसे कितना यहाँ बॉयकॉट करने की कोशिश की, पर चली गई ना अपना हॉलीवुड उठ के। निक जोनस के साथ बढ़िया अपना काम करिए, बढ़िया पैसा कमा रही है। तो यही आपको भी करना है। और दूसरी बात, आपने सुना होगा कि 35,000 करोड़ के करीब पैसा पड़ा है हमारे बैंकों के एफडीज में या बैंकों के पास, जिसका कोई पता ही नहीं है किसके हैं ये पैसे। तो अगर सपोज करिए आप मैरिड वुमन है, खुदा ना खास्ता आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या वो अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, आप उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कहाँ आपके पैसे पड़े हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा कैसे काम में आप लेंगे, आपको पता ही नहीं है। तो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसे समझिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए लाइफ को लेके। अगर आप 25 साल के ऊपर के हैं तो नेटफ्लिक्स देखना बंद कर दीजिए। अगर आज आपने नेटफ्लिक्स के शेयर में पैसा लगाया होता 5 साल पहले, तो आप आज माला माल हो गए होते। एक एग्जांपल देता हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने एक माफैंग करके एक ईटीएफ में 1.5 साल पहले पैसा लगाया था। वो आज 40% का रिटर्न दे रहा है। 40% बैंक मेरे को 6 साल में भी नहीं देता। तो 40% रिटर्न, क्योंकि वो यूएस का एक ईटीएफ है, तो मुझे पैसा दे रहा है। क्यों दे रहा है मुझे? क्योंकि मुझे जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता है। अब आप कहेंगे कि जियो पॉलिटिक्स का फाइनेंस से क्या लेना देना। तो ये जो चैनल का नाम है, फाइनेंस जीपीटी, उसमें जीपीटी जियो पॉलिटिक्स के लिए ही लिखा गया है। और जियो पॉलिटिक्स का आपके फाइनेंस से बहुत रिलेशन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर दुनिया में टेंशन चल रही है तो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट के रेट ऑफ रिटर्न डिफर कर जाएंगे। यूएस कोई पॉलिसी ले लेता है तो आपके शेयर बाजार पे असर पड़ता है उससे। गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, क्रूड ऑयल आपका तेल महंगा होता है, तो इसलिए जियोपॉलिटिक्स जानना बहुत जरूरी है। तो फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स साथ साथ चलता है। तो प्लीज थोड़ा लाइफ को लेके सीरियस हो जाएं। 25 साल के बाद अगर आपका वही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ नेटफ्लिक्स डिस्कस कर रहा है या ये पिक्चर डिस्कस कर रहा है, तो प्लीज उसे छोड़ दें, क्योंकि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ने के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मेरे को लगता है कि आप भी जरूर आगे बढ़ जाएंगे। और आप अपनी काफी परेशानियां जो कि बनी हुई हैं उससे आगे निकल जाएंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रियलिस्टिक वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू।